नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। जैसा कि आपने आज का पेपर शैक्षिक प्रबंधन का आप मिला लीजिए, एक मैराथन क्लास 26 मिनट की थी, जिससे 40 प्लस नंबर आपके पेपर में फंसे हैं। तो साथियों, आज या सामाजिक अध्ययन की सारे पेपर में आए हुए प्रश्न आपको कराए जाएंगे, अतिलघु, लघु, बहुविकल्पीय। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यह मैं वादा करता हूँ, सामाजिक अध्ययन की, विज्ञान की और गणित की सभी की मैराथन क्लासेस आपको दे दी गई हैं। आप मैराथन क्लास देखिए, पेपर में ना फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लाया गया है। विगत वर्षों के प्रश्न की विज्ञान की क्लास डाली जा चुकी है। आप देखिए, मैं वादा करता हूँ उसी एक वीडियो से 25 में 25 आपके आने तय हो जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे प्रशिक्षु भाई परीक्षा में सफल हो सकें और अधिक अंक अर्जित कर सकें। अब आप रोमेश सर के साथ क्लास एंजॉय करिए और पेपर में अच्छे अंक लाइए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी प्रशिक्षुओं का फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम में पूछे गए, विगत वर्षों में जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, सभी प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से हल कराया गया है। चाहे वो बहुविकल्पी क्वेश्चन हो, चाहे वे अतिलघु क्वेश्चन हो, वो सभी आप जा कर के पिछली वीडियो को देखें, वो सभी करवाए गए हैं। आज मैं आपके लिए जितने भी एग्जाम में लघु क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। गैर सरकारी संगठन क्या है, इनकी समिति के गठन को समझाइए। पहला क्वेश्चन क्या है, गैर सरकारी संगठन क्या है, इनकी समिति के गठन को समझाइए। तो क्या है, गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संस्थानों को कहा गया है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीक या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। जो बिना लाभ के, मतलब उनका कोई भी लाभ या फायदा, प्रॉफिट नहीं होता है। बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, कोई भी, सभी तकनीक या आर्थिक उद्देश्य के पर्पज से गठन उनका होता है। ऐसे संगठनों में ना तो कोई अंतर सरकारी करार होता है, ना ही वे प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ हस्तक्षेप न उनसे सरकार करती है और ना ही वे सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव हुआ था, 27 फरवरी 1950 को अंगीकार किया गया था, जिसमें परिभाषित किया गया था कि गैर सरकारी संगठन का अर्थ है कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अंतर सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। क्या बताया था कि ऐसा गैर सरकारी संगठन जो अंतर सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक। फिर क्या बताया, ऐसे संगठनों में क्या क्या चीज होता है। अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंतर संसदीय संघ, फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और महिला अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिसंघ। ये सारे गैर सरकारी संगठन या तो राष्ट्रीय हो सकते हैं या तो गैर सरकारी संगठन होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित व्यक्तिगत संगठनों की सदस्यता राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है तथा वे अपने उद्देश्यों को अपने संविधान में परिभाषित करते हैं। तो हमने देखा इसकी डिफिनेशन क्या है, वही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50 वर्ड में लिखना रहता है आंसर। जो अतिलघु होता है वो 30 शब्दों में और जो लघु क्वेश्चन होता है 50, मैक्सिमम 50। तो आपको लिखना है, गैर सरकारी संगठन ऐसे व्यक्तिगत संगठनों को कहा जाता है जो बिना लाभ के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीक या आर्थिक उद्देश्यों से गठित होते हैं। ऐसे संगठनों में न तो कोई अंतर सरकारी करार होता है और न ही प्रत्यक्ष रूप से सरकार के साथ सहभागिता करते हैं। और एक दो लाइन लिखेंगे, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा एक प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 27 फरवरी 1950 को, जिसमें बताया गया था कि गैर सरकारी संगठन एनजीओ का अर्थ है कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि अंतर सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है। ठीक, इतना आप लिखेंगे सिर्फ। फिर इसकी समिति क्या है? गैर सरकारी संगठनों एनजीओ की समिति देख लेते हैं। 21 जून 1946 के संकल्प 3 ब्रैकेट में 11 दिया है 11 के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कमेटी स्थापित की गई। कब की गई ये याद रखेंगे, 21 जून 1946 के संकल्प 3-11 के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कमेटी स्थापित की गई। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे परिषद को प्रेषित करती है। क्या करती है? सीधे परिषद को प्रेषित करती है। इस कमेटी में कितने सदस्य थे? 19 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 19 सदस्य थे, जिसका चुनाव भौगोलिक समानता के प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। 28 जनवरी 1975 को परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का हो गया? 4 वर्षों का हो गया। वर्तमान में कमेटी के कार्यकाल 25 जुलाई 1996 के प्रस्ताव 1996-31 के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कमेटी के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। गैर सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए पूर्व वर्गीकृत के लिए की गई जितनी भी उसके लिए प्रार्थनाएं एवं सलाहकारी स्तर के आवेदनों पर विचार करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पर विचार करना, सलाहकारी संबंधों का अनुसरण करना एवं किसी ऐसे वाद बिंदु पर विचार करना जिसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रार्थना की गई। ठीक, तो आपको याद क्या करना है? उसकी डिफिनेशन, गैर सरकारी संगठन क्या होता है, कब अंगीकार किया गया, फिर उसके बाद उसकी समिति को समझाना है, समिति कब बनाई गई, फिर उसमें कितने सदस्य थे, किसके आधार पर किया गया, कुछ पॉइंट है, ये सारा चीज आप इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या क्वेश्चन है? हिमालय पर्वत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला, देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। कितने क्षेत्र तक फैली हुई है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, ये याद रखेंगे। यह पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक चाप की आकृति में है। एक चाप की आकृति के अनुसार ये कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम में सिंधु से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, याद रखेंगे। पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक फैली हुई है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बखा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। तो एक बार देख लेंगे फिर से, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम में सिंधु गार्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गार्ज तक एक चाप के तरीके से फैली हुई है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बखा तक इस श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। ठीक, कराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय के सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सागर माथा जिसे बोलते हैं, या चामोलुंगमा 8850 मीटर इसी श्रेणी के नेपाल में स्थित है। ठीक, कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम। सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कंचनजंगा दूसरा सर्वोच्च पर्वत है जो कहाँ पर है? सिक्किम में। मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में अनेक हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं। ओके, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं।
जिनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर तक तथा औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर है। ठीक। महाभारत लेक, पीरपांजल, धीलाधर, चूरिया और मसूरी श्रेणियां मध्य हिमालय के भाग हैं। महाभारत लेक, पीरपांजल, धौलाधर, चूरिया और मसूरी ये सब इसके भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी तथा काश्मीरी घाटी, जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, इसी पर्वत श्रेणी पर हैं। ठीक। कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे कि इसकी कितने क्षेत्रफल तक फैला हुआ है, 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक। कहाँ से कहाँ तक, पश्चिम में सिंधु घाट से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाट तक। कैसी आकृति है, आर्क के चाप के अकॉर्डिंग। फिर कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश में नामचा बखा तक। इस लंबाई कितनी है, 2400। ठीक। यहाँ पर कौन कौन सी मतलब श्रेणियाँ और पाई जाती हैं। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक। नेपाल में जो है। फिर उसके बाद दूसरा सर्वोच्च कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है। ठीक। और इसमें कौन कौन से और प्रमुख पर्वत शिखर, मैकालू, नंगा पर्वत, मकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ठीक। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन सी श्रेणियां मध्य हिमालय के भाग हैं, लेक, पीरपांजल, धौलाधर, चूरिया और मसूरी। ठीक। ये सभी मध्य हिमालय के भाग हैं। ठीक। आप इसको याद कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के कारण हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो उत्तर प्रदेश से आयात और निर्यात किया जाता है, जितनी भी वस्तुएं की जाती हैं, उसका जो है हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं। राज्य में चाहे वो वस्त्र उद्योग हो या चीनी उद्योग हो, कुछ भी हो, कोई भी उद्योग हो, अगर वो आयात निर्यात हो रहा है तो उसका जो प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखते हैं। राज्य में वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग 2 महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जो उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन से हैं, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का भी काम सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का गठन कब हुआ, 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य से निर्यात, संवर्धन एवं हस्तशिल्प उद्योग का विकास करना है। उद्योग विभाग द्वारा संचालित प्रदर्शन कक्ष के हस्तांतरण के कारण निगम द्वारा निर्यात व्यापार के साथ साथ आंतरिक विपणन को वरीयता दी जाती है। निगम द्वारा एक्सपोर्ट हाउस के रूप में कालीन, हस्तशिल्प, चर्म आदि का निर्यात किया जा रहा है। निगम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत मुख्य रूप से काष्ठ, तराश, पीतल आदि का निर्यात किया जाता है। तो आयात निर्यात से क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा याद रखेंगे कि गठन कब हुआ था उत्तर प्रदेश निर्यात निगम का, 20 जनवरी 1966 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था। ठीक। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें, आयात निर्यात क्या क्या होता है, वो सारा चीज़ आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विरासत से आपका क्या आशय है। इसके संरक्षण में अपने सुझाव बिंदुवार दीजिए। तो आइए देखते हैं सांस्कृतिक विरासत से क्या आशय है, क्या संरक्षण में क्या क्या सुझाव देने हैं। देखते हैं। सांस्कृतिक विरासत नाम से स्पष्ट है, किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला, संस्कृति, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशिष्ट साहित्यिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। समझ में है। सांस्कृतिक चीज कोई भी हो, कला सांस्कृतिक हो, चाहे पुरातत्व विज्ञान हो, इतिहास, औषधि, कुछ भी हो, ठीक, वो सारी चीजें सांस्कृतिक विरासत कहलाती हैं। राज्य की पुरातत्व सामग्री और स्थलों, स्मारकों के संरक्षण यथावश्यक, पुरा स्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्व एवं पुरास्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से
1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लोगों में क्या किया गया, मतलब उद्देश्य से उनको रुचि उसमें होना चाहिए, उद्देश्य के पर्पज से उन्होंने क्या किया, 1951 में लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। लखनऊ से बाहर राज्य के इन जनपदों में भी पुरातत्व विभाग के क्षेत्रीय पुरातत्व इकाइयाँ स्थापित हैं। बाहर लखनऊ के बाहर भी कई जगह ये पुरातत्व विभाग उपलब्ध हैं, जैसे झांसी, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। 27 अगस्त 1996 को सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर राज्य पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया। क्या किया गया, 27 अगस्त 1996 को सरकार द्वारा एक अधिनियम जारी किया गया पुरातत्व विभाग के लिए कि पुरातत्व विभाग को स्वतंत्र घोषित करते हुए सचिव जी ने कहा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन रखा गया है। संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदेश सरकार प्रदेश के मिर्जापुर, ललितपुर, महोबा और देवरिया जिलों में व्यापक सर्वेक्षण करा रही है। उत्तर प्रदेश इतिहास के अल्पज्ञात पक्षों की जानकारी के लिए संगठन द्वारा मनवा डी सीतापुर, हुलासखेड़ा लखनऊ, जाजमऊ एवं मूसानगर कानपुर, सनीचर सुल्तानपुर, राजा नल का टीला, नईडी एवं भगवान सोनभद्र, मल्हर, चंदौली में पुरातात्विक उत्खनन कराए जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि सांस्कृतिक विरासत क्या चीज़ होती है, कब स्टार्ट हुई, कब सरकार ने सूचना जारी की। सिर्फ एक डिफिनेशन ये अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। किसी भी राष्ट्र या प्रदेश की कला संस्कृति, पुरातत्व, विज्ञान, इतिहास, औषधि, वस्त्र, वाद्य यंत्र, शिक्षा तथा अन्य विशेषाधिक विषयों से संबंधित सामग्री ही सांस्कृतिक विरासत कहलाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग धंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे हैं सभी को बताना है। राज्य में वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग दो महत्वपूर्ण उद्योग हैं। अभी आपने पढ़ा वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त राज्य में चमड़े का काम सबसे ज़्यादा होता है। आगरा एवं कानपुर चमड़े के कारखाने का मुख्य केंद्र है, सभी को पता है। भदोही, मिर्जापुर कालीन दुनिया भर में सराहे जाते हैं, ये भी सभी को पता है। वाराणसी का रेशम एवं जरी का काम होता है। मुरादाबाद की पीतल की सुंदर वस्तुएं, लखनऊ का चिकन की कढ़ाई, फिरोजाबाद की कांच की वस्तुएं, मेरठ की कैंची और आदि जो हैं उत्तर प्रदेश में कई भी चीज़ों का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आप याद क्या रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं या आयात की जाती हैं। ठीक, एक बार मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। आगरा एवं कानपुर से चमड़े का काम होता है। भदोही, मिर्जापुर में कालीन बनती है। वाराणसी में रेशम और जरी बनती है। मुरादाबाद में पीतल की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनती। लखनऊ का चिकन की कढ़ाई का काम। फिरोजाबाद में कांच की वस्तुएं। मेरठ में कैंची, और भी जो नाम आपको याद आ रहे हो लिख सकते हैं। ठीक, कि ये इतने सारे कुछ प्रमुख उद्योग धंधे बता दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। तो देखते हैं, भूमंडलीकरण से क्या होता है। अन्य देशों से पूंजी, नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों के प्रयोग करता है। क्या करता है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों का प्रयोग करता है। लगभग 15 वर्ष पहले यह अकल्पनीय था, किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के कुछ संस्थानों के इंजीनियर स्नातकों की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत मांग थी। भारत के कुछ संस्थान थे जो वहाँ के इंजीनियर जो हैं उनको अमेरिका और यूरोप में बहुत तेज़ी के साथ उनको बुलाया जा रहा था। कई देशों में सरकारों के पास प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व होता है और वे पूरी दक्षता से जनहित में उनका उपयोग करती है और लोगों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है।
भूमंडलीकरण सरकारों को संसाधनों का निजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लाभ कमाने की दृष्टि से संसाधनों का शोषण होता है और कुछ लोगों के हाथों में पैसा इकट्ठा हो जाता है। निजीकरण उन लोगों को भी वंचित रखता है जो इन संसाधनों का उपभोग करने के लिए खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो एक बार फिर से समझेंगे भूमंडलीकरण क्या होता है, इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है। भूमंडलीकरण से आशय क्या है, कोई भी देश है उससे पूंजी और नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। कोई दूसरे देश से हमारे देश में उनका आगमन हो जाए। इन्होंने उदाहरण से समझाया है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों का प्रयोग करता है। लगभग 15 साल पहले क्या था, यह अकल्पनीय था, किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत के कुछ संस्थानों के जो भारत में कुछ संस्थान है, वहाँ के इंजीनियर को क्या किया जाता है, अमेरिका और यूरोप से बुलाया जा रहा है। कई बार मांग होती है। कई देशों में सरकारों के पास प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व होता है और वो पूरी दक्षता से क्या करते हैं, जनहित में उनका उपयोग करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं सभी को। भूमंडलीकरण सरकार क्या करती है, संसाधनों का निजीकरण के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या होता है, लाभ कमाने की दृष्टि से संसाधनों का शोषण हो जाता है और कुछ लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है, कुछ लोग के हाथ में नहीं पहुंच पाता। जिनके हाथ में पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, मतलब उनके पास पहुंचता है तो बहुत पहुंचता है। निजीकरण उन लोगों को ही वंचित रखता है जो संसाधनों का उपभोग करने के लिए खर्च करने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचशील सिद्धांत पूछा गया है। पंचशील सिद्धांत के बारे में टिप्पणी दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, युद्ध के स्थान पर क्या देते थे, शांति को महत्व देते थे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध नहीं थे। इसीलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें क्या किया गया, कहा गया पंचशील के नाम से जाना गया। ध्यान रखेंगे किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांति को ही महत्व देते थे, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। 1954 में इनके विचार को देखते हुए 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना गया। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। इसका सिद्धांत कुछ इस प्रकार है, एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उसकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा। एक दूसरे राज्य की मतलब कोई भी अड़ोसी या पड़ोसी राज्य है, वो एक दूसरे की सीमा और प्रभुसत्ता का सम्मान करेगा। एक दूसरे की भूभाग पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना का पालन किया जाएगा। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाएगा। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ठीक, मतलब एक आप ये समझ लीजिए, जैसे आप कि पड़ोस में कोई घर है और आपका घर है, तो आप उनकी सीमा और उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, अपने घर में रहेंगे, उनके घर में नहीं जाएंगे उचक कर। एक दूसरे के भूभाग पर मतलब उनके घर में कोई प्रकार का आक्रमण नहीं करेंगे, अपने घर से मतलब रखेंगे। ठीक, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ, उनका लाभ और अपना लाभ, दोनों लोगों का लाभ देखते हुए काम करेंगे। सहयोग की भावना से एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे कि उनके घर में क्या हो रहा है उससे आपको नहीं बिल्कुल मतलब। सेम ऐसे ही एक राज्य दूसरे राज्य के साथ करेगा। यही नेहरू जी ने 5 सिद्धांत 1954 में दिए थे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, चौरी चौरा कांड और बारदौली सत्याग्रह। इस पर टिप्पणी पूछी गई है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, बारदौली सत्याग्रह क्या हुआ था, सारी टिप्पणियां देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसान थाने पर क्या करते थे, विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि पुलिस ने उनके कुछ साथियों जो कि शराब की बिक्री एवं खाद्यान्नों के मूल्यों में हुए वृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए, विरोध करने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, तब क्या था, उनको पीट दिए, खूब कस के कुटाई कर दिया पुलिस वालों ने। फिर से सुनेंगे एक बार
कब किया था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर। क्यों हुआ था? पुलिस वालों ने क्या किया था, कुछ उनके किसान जो थे, उनके कुछ दोस्त, उनके साथी सहपाठी शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में वृद्धि हुई थी, जिसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस वालों ने उनको बहुत अच्छी तरीके से पीट दिया। जब वे थाने पर आए तो पुलिस ने उन पर गोलियां भी चला दी थी। इसी के गुस्से में आकर के लोगों ने क्या किया, थाने को ही जला डाला। जो सिपाही भागने का प्रयास किए उन्हीं भीड़ में क्या किया, उनको मार डाला। मतलब एक लोगों को भी बाहर नहीं जाने दिया। पुनः उनको मार पीट कर आगे फेंक दिया। इस हिंसात्मक घटना में कम से कम 22 लोग मारे गए। जिससे क्या हुआ, इस गांधी जी ने क्या किया, इस घटना से बहुत ज़्यादा वो दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो समझ में आया चौरी चौरा कांड क्या था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। क्यों हुआ था? किसान क्या कर रहे थे, थाने पर प्रदर्शन करने आए थे। ठीक, कहीं पर धरना प्रदर्शन जैसे होता है वैसे वो सब, उनके दाम बढ़ा दिए गए थे खाद्यान्नों के, तो वो क्या करने लगे, विरोध कर रहे थे। और इसी के विरोध के चक्कर में क्या किया, पुलिस वालों ने खूब कस के पिटाई कर दी और पिटाई कर दी। तब वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर के ये सब एकजुट होकर के थाने पहुंच गए। वहां पर क्या किया, आग लगा दी थाने को। जो भागने का प्रयास कर रहा था उसको उठा करके उसी पे फेंक दिया आग में और जला दिया। ठीक, कितने लोग मरे थे? 22 लोग। फिर अगला था बारदोली सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ, भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी जी के पर्दापण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी से सक्रियता आई। क्या हुआ था, ये कहां पर हुआ था बारदौली? गुजरात के सूरत जिले के बारदौली तालुके में। वहां पर क्या थी, वहां की जो परिस्थितियां थी वो तनावपूर्ण ढंग से चल रही थी। जनवरी 1926 में क्या किया गया था, स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% वृद्धि घोषणा कर दी थी। कितने परसेंट? 30% की घोषणा कर दी गई थी। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का बहुत तेजी के साथ क्या किया, विरोध किया। जब 30% कर बढ़ा दिया गया तो इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया। तो इसी की गंभीरता को देखते हुए सरकार के समस्या का समाधान हेतु बारदौली जांच आयोग का गठन कर दिया गया। क्या भाई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए इन्होंने जांच बैठा दी। आयोग ने संस्तुति तो दे दी, भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। तो फरवरी 1926 में क्या हुआ, वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि से विभूषित किया। 1926 को क्या किया था, यह भी याद रखेंगे, वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। जांच बैठाई गई, सब कुछ हुआ। फिर लास्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको कितना करवाया, 6% तक हो गई थी। ये 30% से घटा करके जितनी पहले थी उतनी ही कर दिया गया था, उतना ही कर दिया गया था। इससे खुश होकर के सभी महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है, देश में जनगणना कब से प्रारंभ हुई, उसका महत्व बताइए। कब से प्रारंभ हुई जनगणना, देखते हैं। भारत में जनगणना सन 2001 का जो कार्य था वो अपने आप में एक युगांतकारी एवं ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि क्या हुआ, यह 21वीं शताब्दी तथा तीसरी सहस्राब्दी में होने वाली पहली जनगणना थी। 2011 की जनगणना 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। जो 2011 की जनगणना है वो 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना है। ठीक, ये प्रारंभ हुई 2001 से। फिर इसका महत्व क्या बताया गया, आर्थिक महत्व देखते हैं। जनगणना से देश की आर्थिक प्रगति की प्रवृत्ति ज्ञात होती है। इसमें जनसंख्या का व्यावसायिक ढांचा ज्ञात होता है। इसके आधार पर परिवार नियोजन एवं खाद्य समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। कई चीज़ें देखने को मिलती, कई चीज़ें फायदा करती हैं, लाभ पहुंचता है। इसकी जनसंख्या की जनगणना कई पर्पज से किया जाता है, आर्थिक महत्व के पर्पज से। दूसरा है सामाजिक महत्व। जनगणना से क्या होता है, समाज में जो कुरीतियाँ हैं जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि का पता चल जाता है।
इससे महामारी और असंतोषजनक स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें दूर करने की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी के आधार पर ग्राम एवं नगर के विकास की योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी के आधार पर शिशु मृत्यु, भाषा, धर्म, लिंग तथा संख्या इत्यादि का पता चलता है। ठीक। राजनीतिक महत्व में क्या है? जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। इसी के आधार पर SC, ST, पिछड़े वर्ग सभी के विकास के लिए नियम बनाए जाते हैं। इसी के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आय का विभाजन किया जाता है। जनगणना के आधार पर ही भारत में भाषावार प्रांतों का निर्माण किया जाता है। यथा 1961 की जनगणना के आधार पर पंजाब को पंजाब एवं हरियाणा प्रांतों का भाषा के अनुसार विभाजित किया गया। क्या है? 1961 की जनगणना के आधार पर पंजाब को पंजाब, हरियाणा प्रांत को भाषा के अनुसार विभाजित किया गया था। तो हेडिंग्स इसकी याद रखेंगे और उसके अंदर का मैटर आप लिख सकते हैं आसानी से। 2001 में प्रारंभ हुई थी। इसका आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, राजनीतिक महत्व सभी को पता कि आर्थिक महत्व के अंतर्गत क्या लिखना है, सामाजिक महत्व के अंतर्गत क्या लिखना है, राजनीतिक महत्व के अंतर्गत क्या लिखना है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। क्या होता है खनन? पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन होता। मतलब पृथ्वी के अंदर जो धातु, अयस्क जितने भी पाए जा रहे हैं उनकी खुदाई करके उनको बाहर निकाल लेना खनन कहलाता है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी ज्यादा हो गई है कि प्रतिवर्ष इसकी आवश्यकता करोड़ों टन की हो गई है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकताएं पड़ रही हैं। फलस्वरूप खनन कर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है। संसार में अनेक देशों में, जिनमें भारत भी एक है, खनन कर्म बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसीलिए छोटी छोटी खनन ही पर्याप्त थी। उस समय से ये खानें 100 फीट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी, जहाँ पानी निकल आया करता था और वहाँ नीचे खनन करना असंभव था। उस समय आधुनिक ढंग के पंप आदि यंत्र ये सारे चीज नहीं थे। आज के ज़माने में जब तक जितना मतलब खनिज अयस्क मिलता रहेगा, खुदाई चलती रहेगी प्रॉपर, चाहे पानी निकले चाहे जो निकले, जब तक खत्म नहीं हो जाता मटेरियल तब तक बंद नहीं करेंगे। समझ में आए? खनन का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, खनिजों को जितनी भी उपयोगी होती है सभी को बाहर निकालना ही खनन कहलाता है। प्राचीन समय में क्या था कि ज़्यादा खनन मतलब ज़्यादा इसका उपयोग नहीं था, तब ज़्यादा खुदाई नहीं होती थी। इस टाइम ज़्यादा उपयोग है तो ज़्यादा खुदाई होती। पहले 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं खोदा जाता था, नहीं खुदाई की जाती थी। अब जब तक सारा मटेरियल मिल नहीं जाएगा तब तक खुदाई प्रॉपर चलती रहती है। तो समझ में आया खनन क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है देखते हैं। नागरिकों को क्या होता है, समय समय पर अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आप सभी अभी आपदाओं से सामना कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में कोरोना से कर रहे हैं सामना। इसके निराकरण हेतु नागरिक सुरक्षा संगठनों को अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। सभी नागरिक करते हैं अपनी भूमिका का निर्वहन। इसी आशय को ध्यान में रखते हुए नागरिक सुरक्षा संगठनों के उद्देश्य को जानना बहुत ही जरूरी है। उद्देश्यों के निर्धारण में नागरिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य क्या है? हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। जो अभी कोरोना काल चल रहा है इस टाइम क्या जब से स्टार्ट हुआ है, बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे पर्सन हैं जो बचाव कार्य में लगे होते हैं। भोजन सामग्री पहुंचाना, जो भी उनसे हो पा रहा है सारा चीज कर रहे हैं। शांत काल में अधिकारियों, स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना, अन्य सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग करना ही इस संगठन का उद्देश्य है। तो आप लोगों को समझ में आया, नागरिक सुरक्षा संगठन मतलब नागरिकों की सुरक्षा संगठन मतलब सभी एकता में रह करके, एकजुट हो करके उसका उपाय निकालना, सुरक्षा करना नागरिकों की।
तो आपका क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ही नागरिक सुरक्षा संगठन कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए। चलिए भैया प्रकाश डालते हैं भारतीय खाद्य निगम पर। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन 1964 में की गई थी। कब की गई थी, याद रखेंगे, सन 1964 में। इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसकी स्थापना के क्या उद्देश्य से, तो आइए उद्देश्य देखते हैं। 1964 में किया गया था, दिल्ली में इसका कार्यालय है, ये चीज याद रखेंगे। और इसके उद्देश्य क्या है देखते हैं। किसानों की हित की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए, किसानों को हित में देखते हुए मूल्य उनको अच्छा मिले उसको देखने के लिए, समस्त देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, मतलब सभी पूरे देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण जो है वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए, एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्यान्न निष्पादन नीति के अंतर्गत गेहूं तथा चावल का प्रबंधन करता है। यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम आपूर्ति श्रृंखला संबंधी निगम है। इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं चावल खरीदता है। भारतीय खाद्य निगम यह कार्य जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। जैसे ये भारतीय खाद्य निगम है क्या, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, उस टाइम क्या हुआ, सभी को गांव में या जहां भी आप रहते शहर में सभी जगह खाद्यान्न आपूर्ति चल रही थी। मतलब कोटा आपने सुना होगा, सभी को राशन दिया जाता था, राशन वितरण का कार्य चल रहा था। तो ये वही है खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना क्यों की जाती है, खाद्य निगम की इसलिए की जाती है कि खाद्य को किसानों से उचित मूल्य पर ले करके उसको एक कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, जिससे आपदा या महामारी कोई आती है उसके लिए सभी का मतलब वितरित किया जाता है, फिर आपदा महामारी से निपटने में सहयोग होता है। तो इसीलिए भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की जाती है। तो अगला क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो कुछ बिंदु दिए गए हैं, देखते हैं। पहला है परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था। जितनी भी चिकित्सक सेवाएं हैं जो परिवार कल्याण से संबंधित हैं, उन सभी सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना। माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम को महत्व देना। लड़कों तथा लड़कियों की विवाह की आयु बढ़ाकर क्रमशः 21 व 18 साल करना। लड़कों की 21 साल व 18 वर्ष लड़कियों की। फिर राज्य सरकार को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन तथा सफलता से संबंधित करना। जो राज्य सरकार को जितनी भी केंद्रीय सहायता दी जाती है उसका 8% परिवार कल्याण के कार्यों का संचालन और उसकी सफलता से संबंधित करना। और 5वां है परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रचार। परिवार तथा केंद्रीय कल्याण द्वारा कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रचार करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सभी कॉलेज ग्रुप, सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी पर जरूर शेयर करें, जिससे सभी प्रशिक्षु अच्छे से पढ़ सकें। फिर आपको 1 तारीख से 1 अक्टूबर से टेट सीटेट सभी की क्लासेस दी जाएंगी। आप लोग तैयारी कर लीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि आप सभी का टेट और सीटेट आने वाला है। तो आशा करता हूँ कहीं भी कोई त्रुटि, कहीं भी कोई समस्या, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।